हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जिस पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूँ। और इसमें मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ा रही हूँ और मेरा मानना है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इससे पहले मेरी आप वीडियो देख चुके होंगे। और जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख सकते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है या मैं जो भी आपको बता रही हूँ आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले आप जानते हैं कि मैं इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने फैक्टर करना सीखा था, मतलब गुणनखंड कैसे करते हैं। किसी भी इक्वेशन जो होती है, हमारी द्विघात समीकरण जो होती है, उसमें हम गुणनखंड कैसे करते हैं, आप लोग पहले वीडियो में उसको देख चुके हैं। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम पहले हम इसको पढ़ेंगे कि व्युत्क्रम का मीनिंग क्या होता है। व्युत्क्रम को आप प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि व्युत्क्रम और प्रतिलोम, ये मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है, इसको हम ऑब्लिक लगा बोलते हैं। जैसे हिंदी में अगर हम इसको सीधा बोलते हैं तो हम इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं तो इसको हम ऑब्लिक बोलते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है व्युत्क्रम, जिसको हम अब पढ़ने वाले हैं, व्युत्क्रम ऑब्लिक प्रतिलोम, मतलब व्युत्क्रम को ही हम प्रतिलोम बोलते हैं, प्रतिलोम को ही हम व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम को हम प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। व्युत्क्रम का पहले हम मीनिंग देखेंगे कि व्युत्क्रम मतलब होता है क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब किसी भी चीज़ को पलट देना। पलट देना मतलब जैसे हम हिंदी में देखते हैं कि विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे दिन का उल्टा रात होता है, दिन का अपोजिट यहाँ बोल सकते हैं कि मैथ्स में अगर हम बोलें तो दिन का प्रतिलोम क्या होगा। तो मैथ्स में दिन का प्रतिलोम तो हो नहीं सकता, वो तो हिंदी में ही होता है कि हिंदी में इसका दिन का प्रतिलोम क्या, दिन का विलोम क्या होगा। हिंदी में दिन का विलोम रात होता है और रात का विलोम दिन होता है। ऐसे ही हम देखेंगे कि मैथ्स में व्युत्क्रम क्या होता है या मैथ्स में अपोजिट क्या होता है। मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई डिजिट है, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास अचर संख्या है कोई 5। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि ये 5 जो है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। मैथ्स में हम देख रहे हैं कि मैथ्स में हम अपोजिट पढ़ रहे हैं, यानी कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में जो व्युत्क्रम या प्रतिलोम होता है, ये भी 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है योज्य व्युत्क्रम, नंबर 2 होता है गुणन व्युत्क्रम। पहले हम सबसे पहले व्युत्क्रम को जान लेते हैं कि व्युत्क्रम होता क्या है। तो हम देखेंगे कि अगर इसमें पूछते हैं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि 5 लिखा हुआ है। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो 1 होता है, 1 की हम किसी भी डिजिट में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। अगर हम गुणा या भाग करेंगे तो उसका मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 उसमें से माइनस करते हैं या उसमें ऐड करते हैं तो वो संख्या घट या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे या 1 से मल्टीपल करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम करते हैं कि 5 की गुणा अगर हम 1 से करते हैं तो बनेगा हमारा 5। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बनेगा 5, तब भी हमारा 5 ही बनने वाला है। लेकिन अगर हम 5 में से 1 लेस करते हैं तो हमारा बनेगा 4, और 5 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा बनेगा 6। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि जो 1 है उसका कितना रोल होता है मैथ्स में। वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो प्लस माइनस में तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि संख्या छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हम डिवाइड करें या मल्टीपल करें तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि व्युत्क्रम क्या होता है। हम देख रहे हैं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होने वाला है। व्युत्क्रम का मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्युत्क्रम का मतलब होता है प्रतिलोम, यानी कि पलट देना। तो यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो हम इसको मान सकते हैं कि 5 के जो अपॉन में दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अगर 5 के अपॉन में 1 दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 हुआ, इसका मतलब 5 हुआ। और हमसे पूछा गया है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, तो हमें उल्टा करना है, यानी कि 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। 5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। ये हमारा आंसर हो चुका। अगर आपसे पूछा जाए कि 1/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसमें जो दे रखा है ये 1/5, इसका व्युत्क्रम क्या होगा। 1/5 का व्युत्क्रम होने वाला है, यानी कि व्युत्क्रम पूछा है, हम इसको भी उलट देंगे, इसको पलट देंगे। तो इसका पलटेंगे तो हम इसका पलटने पर हमारा बनेगा 5। तो मैं मानती हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि 5 का व्युत्क्रम क्या होता है। 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5 और 1/5 का व्युत्क्रम होता है 5। यानी कि व्युत्क्रम या प्रतिलोम किसी भी डिजिट को या किसी भी चर या अचर संख्या को पलट देना, उसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे कि व्युत्क्रम होता क्या है।
ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम अपने जो हमारा जो सिलेबस दिया हुआ है 10th क्लास में, आप देख रहे हैं कि हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं परिमेय व्यंजक, जिसमें हमें परिमेय व्यंजक, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। 1/5 है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हमें देखना होता है कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि योज्य व्युत्क्रम, सबसे पहले हम पढ़ेंगे योज्य व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है योज्य व्युत्क्रम, नंबर 2 होता है गुणन व्युत्क्रम। तो हम योज्य व्युत्क्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है। आपको मैं फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो उसको देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने यही नॉर्मल चीज़ें बताई थी, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, प्लस माइनस, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्या है, चर संख्या है, अचर संख्या है, वो मैं सब आपको बता चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2x+1/3 इसका हमें योज्य व्युत्क्रम बताना है। तो योज्य व्युत्क्रम में हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हमें योज्य व्युत्क्रम बताना है तो उसमें हम साइन का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। अगर जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम वहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। जब यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हम प्लस मानते हैं। तो अब हमें इसका योज्य व्युत्क्रम बताना है, तो योज्य व्युत्क्रम में हमें साइन को ही चेंज कर देंगे, यानी कि साइन को ही पलट देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि योज्य व्युत्क्रम में हमें साइन को पलटना है, साइन को प्रतिलोम करना है, यानी कि साइन का अपोजिट करना है। तो यहाँ पर साइन प्लस में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर साइन माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस इसके आगे हम माइनस लगा देंगे। हमने इसके आगे माइनस लगाया और हमने सेम ऐसा का ऐसे ही इसको, जैसे ये लिखा हुआ था ऐसा का ऐसे ही हमने इसको लिख दिया, इसकी कॉपी कर दी हमने। जैसे ये लिखा हुआ है 2x+1/3, इसको हमने सेम ऐसे ही लिख दिया, ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन हम अगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है, तब हम इसको कैसे करेंगे। हो सकता है उसने अंदर साइन की मल्टीपल कर दी हो, तो अब आपको साइन के अंदर मल्टीपल करना आ चुका है, मैं पहले बता चुकी हूँ। इससे पहले मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसके अंदर मल्टीपल कर सकते हैं। देखिए हम इसके अंदर मल्टीपल कैसे करेंगे। जैसे यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब हम इसकी गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2x और 1 ऐसे ही लिख देंगे और अपॉन में 3 लिख देंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने सिर्फ माइनस लगाया और ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन हम माइनस के अंदर मल्टीपल भी तो कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल की तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारे 2 आंसर हो गए, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। इसमें तो हमने सिर्फ माइनस लगाया, जो हमें करना ही था, क्योंकि योज्य व्युत्क्रम निकालना है, हमें माइनस साइन का उल्टा करना होगा। और यहाँ माइनस होता तो हम इसको प्लस कर देते, लेकिन यहाँ प्लस दिया हुआ है तो हमने माइनस किया है। और फिर हम इसको माइनस के अंदर मल्टीपल भी कर सकते हैं। और अगर हम देखते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है ये एक परिमेय संख्या दी हुई है, यानी कि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ये जो माइनस है ये ऊपर अंश के साथ भी हो सकता है और नीचे हर के साथ भी हो सकता है। जो ये अपॉन में संख्या दी होती है, ये ऊपर वाली जो होती है इसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली होती है इसको हम हर बोलते हैं। तो ये जो माइनस है ये ऊपर अंश में भी मल्टीपल हो सकता है और नीचे हर में भी मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ हम ऊपर अंश में अगर मल्टीपल करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है, और नीचे अगर हम हर में मल्टीपल करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है। तो इस तरह से योज्य व्युत्क्रम के हमारे 3 आंसर हो सकते हैं। आंसर नंबर 1, यानी कि हम माइनस बाहर लिखा, हमने ना अंश में मल्टीपल किया ना हमने हर में मल्टीपल किया। या हमारा आंसर 2 हो सकता है कि जैसे दूसरा आंसर हमारा ये हो सकता है कि जो हमारा माइनस दिया हुआ है इसमें हमने अंश में मल्टीपल कर दी। या हमारा तीसरा आंसर हो सकता है जो हमने माइनस दिया हुआ है उसकी हमने हर में मल्टीपल कर दी। तो इस तरह से हमारे योज्य व्युत्क्रम के 3 आंसर हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें योज्य व्युत्क्रम में हमें ध्यान रखना होता है, माइंड में ध्यान रखना है कि हमें अपने माइंड में सेव करना है कि जो योज्य व्युत्क्रम होता है, योज्य दिया हुआ है, हमें सिर्फ साइन को चेंज करना है। व्युत्क्रम का मतलब आप जान चुके हैं कि मैथ्स में जो अपोजिट होते हैं, जैसे हिंदी में विलोम शब्द होते हैं, ऐसे मैथ्स में जो व्युत्क्रम का मतलब होता है वो उल्टा होता है। तो इसमें हमें सिर्फ माइनस का साइन लगाना है, बस इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और माइनस जब हम माइनस लगाते हैं तो माइनस की हम अंश में भी मल्टीपल कर सकते हैं और माइनस की हम हर में भी मल्टीपल कर सकते हैं। अगर हम अंश में मल्टीपल करेंगे तो आंसर अलग आएगा और हर में मल्टीपल करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो इस तरह से योज्य व्युत्क्रम में हमारे 3 आंसर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुणन व्युत्क्रम क्या होता है। गुणन व्युत्क्रम में हमें कुछ नहीं करना होता है। गुणन व्युत्क्रम में सेम हमें जो दिया है उसको हम पलट देते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है ये एक परिमेय संख्या है, आप देख रहे हैं कि इसका अंश है 2x+1, ये पूरा इसका अंश है, और इसका जो हर है वो 3 है, और हमें इसका बताना है कि गुणन व्युत्क्रम क्या होता है।
तो अगर हमसे पूछे कि इसका गुणन व्युत्क्रम क्या होता है तो हम इसको सिर्फ पलट देंगे, ना हमें इसमें प्लस करना है ना हमें इसमें माइनस करना है। जो अंश है उसको हम हर बना देंगे और जो हर है उसको हम अंश बना देंगे। तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि इसका गुणन व्युत्क्रम बताइए, तो हम क्या करेंगे, हम 3/2x+1 हम इसको सेम ऐसा ही लिख देंगे। तो ये हमारा गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा। हमें सिर्फ दो चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, मेनली हमें इसमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। दो चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि योज्य व्युत्क्रम बताइए, तो योज्य व्युत्क्रम में हमें साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे। और अगर उसने बोला कि गुणन व्युत्क्रम बताइए, तो गुणन व्युत्क्रम में हमें जो अंश है वो उसको हर कर देंगे, जो हर है उसको अंश कर देंगे। और अगर उसने हमें कोई, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम इसको यहाँ मान लेते हैं, ऐसे मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन बनाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, ठीक है। इसको हम मानते हैं कि हमारा क्वेश्चन 2 दिया हुआ है 2x+1, इसका हमें गुणन व्युत्क्रम बताना है। इसका गुणन व्युत्क्रम बताइए। तो इसका अगर हमें गुणन व्युत्क्रम बताना है तो आप कहेंगे कि इसमें तो अपॉन में दिया हुआ है, परिमेय संख्या दी हुई है, इसका हम गुणन व्युत्क्रम कैसे बताएंगे, क्योंकि गुणन व्युत्क्रम में तो हमें उल्टा करना होता है और इसका हम उल्टा क्या करें। तो मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास कोई भी पद या कोई भी संख्या दी होती है तो उसके नीचे हम अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसके अपॉन में हम 1 मान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 लिख देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अब हम बता सकते हैं कि इसका जो गुणन व्युत्क्रम होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2x+1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा गुणन व्युत्क्रम। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गुणन व्युत्क्रम क्या होता है। और अगर क्वेश्चन में खाली पूछता है वो कि व्युत्क्रम बताइए, ये अगर वो यहाँ पर गुणन नहीं लिखता है, मान लीजिए उसने सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है कि 2x+1/3 2x+1/3 का व्युत्क्रम बताइए, उसने खाली ये लिखा हुआ है, तब भी आपको यही करना है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। और उल्टा हम कैसे करेंगे, यानी कि इसको पलट देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे। तब भी हमें यही करना है कि 3/2x+1 ही लिखेंगे। और अगर उसने योज्य व्युत्क्रम लगा दिया यहाँ पर योज्य व्युत्क्रम लगा दिया, तो यहाँ पर माइनस चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, या प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। योज्य व्युत्क्रम में हमें कुछ नहीं करना, योज्य व्युत्क्रम में हमें साइन चेंज करना है। गुणन व्युत्क्रम में हमें उल्टा कर देना, यानी कि अगर अपॉन जो दिया हुआ है इसको हम अपॉन पढ़ते हैं, बटा भी पढ़ते हैं। ये जो दिया होता है अंश और हर के बीच में जो डिवाइड की जो लाइन होती है इसको हम अपॉन भी पढ़ते हैं, इसको हम बटा भी पढ़ सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हमको 3/2x+1, या बोल सकते हैं हम इसको 3/2x+1, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम गुणन व्युत्क्रम में इसको उलट देंगे या पलट देंगे। और अगर खाली व्युत्क्रम पूछा है उसने कि इसका व्युत्क्रम बताइए, तब भी हम उसको पलट ही देंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप सॉल्व करके बता सकते हैं। आप खुद अपनी पास कॉपी पेन लेके बैठिए, आप उसको खुद सॉल्व कीजिए। मेरी ये जो वीडियो बन रही है आप इसको स्टॉप कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए आप, क्योंकि मैं इसको पहले बता चुकी हूँ। तो आप इसको देखिए कैसे करते हैं। हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा x+1/x³, इसको हम x की घात 3 भी पढ़ सकते हैं, x की पावर 3 भी पढ़ सकते हैं और x³ भी पढ़ सकते हैं। तो x³-1 का योज्य व्युत्क्रम बताना है। तो अब आप बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है। योज्य व्युत्क्रम के हम जानते हैं कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो क्योंकि इसमें हमें साइन चेंज करना होता है और साइन की हमें अंदर मल्टीपल भी करके देखनी होती है। तो आप पहले देख चुके हैं कि योज्य व्युत्क्रम क्या होता है। योज्य व्युत्क्रम में हम यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने इक्वल का साइन लगाया हुआ है और फिर उसके बाद मैंने माइनस किया हुआ है, क्योंकि हमें योज्य व्युत्क्रम पूछा है इसमें। तो हमने साइन चेंज किया है और साइन चेंज करने के बाद इसमें हमने सेम ऐसा का ऐसे ही हमने इसको लिख दिया है, सेम ऐसी कॉपी कर दी है जैसे इसमें क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो माइनस का साइन है इसको हम अंदर ऊपर भी मल्टीपल कर सकते हैं और हम नीचे भी मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऊपर मल्टीपल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का एक्स,
ठीक है। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस का 1 बन गया और नीचे का जो हर दिया हुआ है x³ - 1 हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको पलट भी सकते हैं कि प्लस वाली टर्म को हम पहले लिख दें, माइनस वाली को हम बाद में लिख दें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये दिया हुआ है +1 हमने पहले लिख दिया और माइनस हमने बाद में लिख दिया, क्योंकि प्लस को हमें लिखना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया कि हमें यहाँ पर प्लस नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 1 - x अपॉन, और जो हर में दिया हुआ है उसको हम सेम ऐसा का ऐसे ही उतार सकते हैं या लिख सकते हैं। तो एक आंसर हमारा इसका ये हो चुका, ठीक है, और एक आंसर हमारा ये हो चुका। अब हम देखते हैं कि ये जो माइनस था इसमें हमने यहाँ पर तो अंश में मल्टीपल किया, अब इसको हम हर में भी तो मल्टीपल कर सकते हैं ना। तो अब इसको हम हर में मल्टीपल करेंगे तो हम अंश को ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे। हमने लिख दिया है x - 1, अंश को हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया है, और हम हर में माइनस की मल्टीपल करते हैं तो हम करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, और x³ का x³। अब यहाँ दिया हुआ है माइनस 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 प्लस, और यहाँ 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि हम इसमें भी इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। हम लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर हम पहले माइनस आ रहा तो हम यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगे दिखने में, इसलिए हम यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, या फिर हम इसको पलट भी सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व इसको कर चुके हैं। ये तो सिर्फ क्वेश्चन को हम अच्छा लगने के लिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, ब्रैकेट लगा दिया या बंद लगा दिया, ये तो सिर्फ एक सुंदरता होती है कि क्वेश्चन को हमने अच्छे से लिखा है। तो ठीक है, अब हम इक्वल लगाएंगे और अंश का हमने अंश ऐसे लिख दिया x - 1 अपॉन, इसको हम पलट देते हैं कि x की 1 हम पहले लिख देते हैं, प्लस का 1 हम पहले लिख देते हैं, माइनस x³ इसको हम बाद में लिख देते हैं। तो एक आंसर हमारा ये हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप देख लीजिए आपके पास 3 आंसर आ गए, एक ये एक ये एक ये। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा सही होगा, आप देखकर खुद बता सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इस वाले आंसर से मैच हो रहा है। आप देख सकते हैं 1 - x अपॉन x³ - 1, तो ये ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है। 1 - x अपॉन x³ - 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब ऐसे ही सेम हमें एक क्वेश्चन और करना है, जिसमें हमें दिया हुआ है परिमेय व्यंजक जो हमें दे रखा है। देखिए ये परिमेय व्यंजक है एक पूरा, x - 2 अपॉन x + 1 का हमें गुणन व्युत्क्रम बताना है। अब आप इसको खुद बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। इसको आप खुद, मेरा मानना है कि आप खुद आप अब तक आप सोच चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होना है। इसका आंसर आप सोच चुके होंगे, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगी, आप खुद सोच लीजिए इसका आंसर क्या होना है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे चैप्टर जैसे बुक्स में हमें दिया होता है कि यूनिट नंबर 1 में इतने चैप्टर होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है। तो ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि यूनिट नंबर 1 जो से हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया है, तो अलजेब्रा में भी हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। नंबर 1 परिमेय व्यंजक, नंबर 2 लैसे मैसे, और नंबर 3 द्विघातीय समीकरण। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा परिमेय व्यंजक, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बुक्स में दिया होता है कि एक्सरसाइज 0.1, 1.2, 1.3, 1.1 इस तरह से दी होती है, क्या दिया होता है कि 1B, 1C, 1A इस तरह से जो दी होती है आपकी एक्सरसाइज जो दी होती है। तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज तो नहीं करवाने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चंस करा दूँगी, जिससे कि आप जब बुक्स पढ़ेंगे या आपकी जब क्लास स्टार्ट होंगी। ये तो कोरोना की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से सब लोग अपने घरों पर हैं। तो आप भी अच्छे से वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पास भी गोल्डन चांस है जिससे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड क्या होता है, या कि सबसे पहले हम बेसिक चीज़ जो नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं हम उसको करते हैं पहले, फिर उसके बाद परिमेय व्यंजक में हमें बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस करने होंगे, उसको भी हम आगे समझ लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं कि मैं क्या क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप शायद समझ भी गए होंगे, क्योंकि इतना तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इतना तो आप खुद ही समझ रहे होंगे। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए,
मतलब निम्नतम का मतलब क्या होता है? निम्नतम का मतलब होता है सबसे निम्न। निम्न मतलब सबसे छोटा, छोटे से छोटे में इसको लिखना है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसको सबसे छोटे से छोटे में लिखना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक सॉल्व करना है कि ये निम्नतम बन जाए, यानी कि सबसे छोटा बन जाए, यहाँ तक हमें इसको सॉल्व करते जाना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ मैथ्स में हम कोई भी चीज़ अपने पास से ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम उसको माइनस कर सकते हैं। सिर्फ जो भी हमें दिया होता है हम उसको ही सॉल्व करेंगे। और ये तभी कर सकते हैं जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता है मैथ्स में, हम क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कैसे हमें डिवाइड करनी है, कैसे हमें मल्टीपल करनी है, इतना हमें नॉर्मली पता होना चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि निम्नतम पदों में व्यक्त कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है कि नीचे 2 क्वेश्चन दे देगा, आपको बोलेगा कि आप इसको व्यक्त कीजिए, या आप इसको निम्न को सरल कीजिए, या निम्न का मान ज्ञात कीजिए, या निम्न को व्यक्त कीजिए, इस तरह से कोई भी लाइन अगर आपको मिल ली जाती है या लिखी हुई मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली उसने कुछ नहीं किया है। उसने बोला है कि इसको सरल करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। बस आपको जो भी बेसिक चीज़ें पता है मैथ्स की, प्लस माइनस जो भी आपको पता है आप उसको यूज़ करो, और जो भी आपको पता है उसको सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या दे रखा है। इसमें दिया हुआ है 12 इंटू, मैं आपको बता चुकी हूँ इंटू का मतलब गुणा में होता है, इंटू ए की घात 3 होता है, इंटू बी की घात 5 दिया हुआ है, इंटू सी की घात 4 दिया हुआ है, अपॉन में दे रखा है 24 यानी 24, फिर इंटू ए स्क्वायर दिया हुआ है, फिर इंटू बी की घात 6 दिया हुआ है, इंटू सी की घात 5 दिया हुआ है। अब हमें इसको निम्नतम पदों में व्यक्त करना है, या सरल करना है, या मान ज्ञात करना है। निम्नतम पदों का मतलब होता है छोटे से छोटे में हमें इसको डिवाइड करना है, या छोटे से छोटा हमें इसका आंसर लिख के आना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ये 12 दिया हुआ है, हमने 12 लिखा, यहाँ पे हम गुणा लगाएंगे, यानी कि ये इंटू में दिया हुआ है, इंटू हम पॉइंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं पॉइंट, इतना तो हम नॉर्मली अंडरस्टूड होता है हमें कि हम समझ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर गुणा लिखेंगे, और ए की घात 3 जो दिया हुआ है हम इसको लिख सकते हैं। ए की घात का 3 का मतलब होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये ए की घात 3 जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है ए गुणा ए गुणा ए, ए गुणा ए, यानी कि कोई भी डिजिट दी अगर हमें दे रखी है, उसकी घात लगा रखी है, तो उसका मतलब होता है उसकी उतनी ही बार हमें गुणा करनी होती है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि नीचे ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर इतना लंबा ना लिख कर कि ए ना लिख कर मैंने ए स्क्वायर लिख दिया है और गुणा ए लिख दिया है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, जैसे ए तो इसकी घात 1 हुई, और इसकी घात भी 1 हुई, इसकी घात भी 1 हुई, इसकी घात भी 1 हुई, तो हम लिख सकते हैं ए की घात 3 होता है। जैसे अगर यहाँ दिया हुआ है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 दिया हुआ है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको आप याद कर लीजिए कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। आप इसको एक गाने की तरह याद कर लेना कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो हम देखते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन एक शर्त होती है, गुणा में घातें तभी जुड़ती हैं जब ये जिसकी भी घात है वो जो ये नीचे पद दिया हुआ है वो हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है तभी घातें जुड़ेंगी, वरना घातें ऐसे नहीं जुड़ेंगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 स्क्वायर या 5 की घात 2 और यहाँ दिया हुआ है 2 की घात 4, आप बोलोगे कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो घातें जुड़ जाती है, या यहाँ पर 5 होता तो घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पर घातें नहीं जुड़ेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर घातें जुड़ सकती हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों समान है, सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 की घात, और 4 और 2 को हम लिख सकते हैं 6, यानी कि 5 की घात 6, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। सेम ऐसी प्रोसेस भाग में होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पर गुणा का पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए की घात 3 का मतलब मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए, तो हम लिख सकते, इसका मतलब ही यही हुआ कि ए की घात 3 हुआ। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे कि यहाँ पर बी की घात 5 दिया हुआ है, तो हमने बी की घात मैंने 5 इसको ऐसे लिख लिया, क्योंकि ये नीचे बी की घात 6 दिया हुआ है। मैं नीचे वाले को तोड़ूंगी, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। मैं लिख सकती हूँ उसको भी कि बी गुणा बी गुणा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसको करके भी बता सकती थी, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको बता दूंगी।
फिर इसके बाद हम देखते हैं सी की घात 4। सी की घात 4 को हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर हम इसके अपॉन लाइन खींचते हैं, ये जो डिवाइडिंग लाइन होती है इसको हम देखते हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं 24 यानी 24 फिर गुणा लिखते हैं हम ए स्क्वायर लिखा हुआ है, हम इसको ए स्क्वायर लिखते हैं। फिर हम गुणा लिखते हैं। फिर बी की घात 6 दिया हुआ है तो हम इसको तोड़ देंगे कि बी की घात 5 यानी कि बी की घात 5 लिखा हुआ है और गुणा एक बी यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो हमने इसको जोड़ दिया। 5 और 1 6 आ गया हमारा इधर, तो हमने इसको तोड़ के लिख दिया। अब ये सी की घात 5 दिया हुआ है, हम इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं कि सी की घात 4 गुणा सी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ कट जाएगी, यानी कि हमें इसे निम्नतम बनाना है ना। हम पहले इसको काट के देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है। 12 दूनी 24, ये 2 से हमने काट दिया, यहाँ 2 आ गया। अब एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, एक बी की घात 5 से एक बी की घात 5 कट गया। एक सी की घात 4 से एक सी की घात 4 कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है। अब हमारे पास बचता है, ऊपर हमारे पास ये भी कट गया, ये भी कट गया, हमारे पास बचा ए, तो हमने इस ए को ऐसे ही लिख दिया। यहाँ ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब कुछ नहीं बचा। फिर हम ये लाइन खींचते हैं, डिवाइडिंग लाइन। फिर हमारे पास बचा है 2, हमने ये 2 भी लिख दिया। ठीक है, ये भी कट चुका, ये भी कट चुका, बचा बी, हमने बी को लिख दिया। ये भी कट चुका, बचा सी, अब ये बच चुका, ये लिख दिया हमने। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। अब हमारे पास कुछ नहीं बचता है जिससे कि हम इसको काट सकते हैं। कुछ भी नहीं बचा तो हमारा आंसर यही हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो इसका निम्नतम पदों में अगर हम व्यक्त करें इसको, तो हम इसको निम्नतम पदों में अगर हम व्यक्त करते हैं तो ये इसका आंसर हो जाता है। या ये जो भी मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ तो इसका आंसर भी ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको अब देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या हो रहा है, इतना सारा पढ़ा रही हैं यार। तो फिर ठीक है, अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।